अदालत के बाहर इंसाफ का मुकदमा क्यों? शुक्रवार दोपहर 12:15 देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज देश के सामने आए। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब अदालत के बाहर इस तरह से न्याय देने वाले चेहरे देश के सामने अपनी बात रखने आए थे। थोड़ा शोर था, थोड़ी हलचल थी। हाथ जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश माइक और कैमरे के सामने सजी हुई इन लाल कुर्सियों पर बारी बारी से बैठ गए। बाईं तरफ सबसे पहली कुर्सी पर जस्टिस कुरियन जोसेफ बैठे थे। उनके ठीक बगल में जस्टिस जस्ती चलमेश्वर थे। जस्टिस चलमेश्वर के बगल वाली कुर्सी में जस्टिस रंजन गोगोई दिख रहे हैं और आखिर में बैठे थे जस्टिस मदन लोकुर। सारे टीवी चैनलों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कटी हुई थी और देश के मन में यही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को अदालत के बाहर अपनी बात रखने के लिए आना पड़ा। देश को न्याय देने वाले इन चेहरों को अपनी बात रखने के लिए माइक की जरूरत क्यों पड़ी? सवालों का जवाब मिलना शुरू हुआ जब जस्टिस चलमेश्वर ने अपनी बात कहनी शुरू की। जस्टिस चलमेश्वर देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। जस्टिस चलमेश्वर ने अपनी पहली लाइन से यह बता दिया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के इतिहास में दर्ज क्यों होगी। It's an extraordinary event in the history of any nation and more particularly this nation, and extraordinary event in the history of this institution of judiciary. देश की सबसे बड़ी कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज भारत को ये बताने आए थे कि उन्हें वो करने पर मजबूर होना पड़ा है जो आज से पहले देश में कभी नहीं हुआ था। For some time, the administration of the Supreme Court is not in order. There are many things which are less than desirable which have happened in the last few months. And my dear friends, we are all 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. देश के 4 जज भारत की जनता को बता रहे थे कि न्यायपालिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और न्यायपालिका की गरिमा और इंसाफ की लड़ाई के लिए उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखने का फैसला किया। We have heard lot of wise men talking in this country earlier. I don't want another 20 years later some very wise men in this country blame that Chalameshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. We don't want it to be set. So we place it before the people of this country. That's all, gentlemen. We wanted to inform you. हाथ जोड़कर जस्टिस चलमेश्वर ने अपनी बात खत्म कर दी। बिना किसी घटना का नाम लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और वो चिट्ठी मीडिया को दे दी गई जिसमें उनके मुताबिक सारी बातें लिखी हुई थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद देश 2 हिस्सों में था। एक जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोचना कर रहे थे और दूसरे वो जो ये मान रहे थे कि जो हुआ वो न्यायपालिका की रक्षा के लिए हुआ। ना ही मेरे कार्य में, ना ही मेरे से पहले, ना ही जब से जुडिशरी फॉर्म हुई है या जुडिशल सिस्टम बना है मुल्क में, क्या सारी दुनिया में कभी ऐसी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। ये तो सहरा सिर्फ इन चारों के सिर पर जाता है। एंड दे हैव नॉट ओनली डिमीन्ड द जुडिशरी, इन्होंने झंझोल के रख दिया जुडिशल फेथ, जो पब्लिक का फेथ था जुडिशरी के ऊपर। इसका इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है और इसको मैं तो इनकी निंदा करता हूँ। कोई बहुत ही ज़रूरी बात होगी, कोई बहुत उनके ऊपर कोई ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि उनके खिलाफ उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गई होगी कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी, यही कारण होगा। ये बहुत दुखदाई मामला है और जजेस ने पहले भी पूरी कोशिश की होगी कि किसी तरह से ये मामला सुलझा लिया जाए, मगर जब नहीं सुलझा है तो उन्होंने फिर ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि कोई उंगली उठी है। देश के वरिष्ठ वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण इस मामले में सरकार को भी खींच रहे हैं। ये सब शुरू हुआ था जब एक मेडिकल कॉलेज का केस आया था जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें उड़ीसा के एक जज को गिरफ्तार भी किया गया था और 2 करोड़ रुपया भी बरामद किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे उस केस को सुन रहे थे। इनके ऊपर बहुत संदेह था, तो उसका केस जब आया और उसमें जस्टिस चलमेश्वर ने 5 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच में उस केस को भेजा, तो चीफ जस्टिस ने उस ऑर्डर को कैंसिल करके और खुद ही सुनने लगे, जबकि खुद उसमें वो इन्वॉल्व थे और खुद सुन के और उन्होंने सब कर दिया। और ये लगता है और इसमें सरकार की भी भूमिका आती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके क्यों नहीं देश के सामने लाता कि क्या एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है। वरिष्ठ वकीलों, देश के मौजूदा और रिटायर्ड जज की राय आपने जान ली, लेकिन इस पूरे विवाद पर राजनेता क्या राय रखते हैं, सुनिए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। चारों जजेस निश्चित तौर पर इसीलिए आए हैं कि उनके वेदना जो है वो इतनी अधिक हो गई है कि उन्होंने सोचा कि जब चीफ जस्टिस नहीं सुन रहे हैं और हमें लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, तो मैं समझता हूँ कि आज एक ही बाकी है, वो प्रधानमंत्री वो अपनी सेवा का प्रस्तुत करें। सुब्रमण्यम स्वामी जजों की वेदना का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री से मामला सुलझाने की अपील कर रहे हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्याय व्यवस्था के सुप्रीम संकट को खत्म करने के लिए आगे आएंगे? और इससे बड़ा सवाल यह है कि जो हालात बने हैं, क्या उन्हें संभाल पाना प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है भी या नहीं? न्यायपालिका में अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर कुछ सही नहीं है तो कोई तो जिम्मेदार होगा। कुछ तो देश में ऐसा होगा जो जजों की नाराजगी की वजह है। इसे समझने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस JS खेहर का एक भाषण हम आपको दिखाते हैं, जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 24 घंटे पहले ही दिया है। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस JS खेहर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, तो उन्होंने कुछ मिसालें देकर ये बताने की कोशिश की कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। But the greatest violence between Hindus and Muslims came during the year 1947 when India became independent. Again, a brutality which is very difficult for generations to forget. But something wonderful happened in India. While Pakistan chose to be an Islamic state, India chose to be a secular state. And that's the generation when Shastri ji was in politics and eventually became the Prime Minister of this country, and therefore projected that there should be absolutely secular considerations in this country. We have forgotten that. पूर्व चीफ जस्टिस खेहर ने याद दिलाया कैसे देश ने जिन आदर्शों पर आजाद भारत का बिगुल बजाया था, उन बातों को देश
आज भूलता जा रहा है। जस्टिस खेर ने बताया कैसे हिंदू मुस्लिम की यह सांप्रदायिकता देश के ग्लोबल लीडर बनने के आड़े आ रही है। India is a secular country and India is looking to be a global power. If you have to be a global power, can you be communal in today's world? If you want to befriend the Muslims in the Islamic world, you cannot be anti-Muslim. If you want to befriend the Christians in the Christian world, you can't be anti-Christian. Therefore, everything that is happening today is not in the interest of this country. पूर्व चीफ जस्टिस खेर साफ साफ बता रहे थे कि ग्लोबल पावर बनना है तो देश को संविधान में लिखे धर्मनिरपेक्ष शब्द को वास्तव में अपनाना होगा। Shastri ji aimed at a secular situation where India would be welcomed by everybody and countries would reach out to India to allow it to participate in all matters. And truly, it's my view, and I may be wrong, we could have been world leaders in this. You cannot settle issues by war. You have therefore to settle issues by peace. अपनी बात को समझाने और पुख्ता तरीके से साबित करने के लिए जस्टिस खेर ने देश के सामने एक बड़ा खुलासा भी किया। वो ये कि उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता करवाने का सुझाव क्यों दिया था। And that's why when I was Chief Justice of India, I suggested, I said I would be ready to mediate in the Ayodhya issue. Because we can. We have the capacity to. We have seen it. We have suffered it. Both communities have in their own ways. And we have chosen to be secular. And once we have chosen to be secular, if we had followed what Shastriji had said, we could have been the world leaders, which we can still be, and show the world that it is possible to negotiate on religion lines as well.